ये चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, ऊंची ऊंची सीट गद्दी लगा के बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई चरणों में प्रणाम क्यों कि मुझे इनके आचरण का पता लग गया जैसा इनका आचरण है। मैं आज से 15 साल पहले देखता था भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन रिमोट पता है किसके हाथ में था? सोनिया जी के में। दीपक जी संचालन कर रहे, रिमोट इनके हाथ में। अब को इसको बुला ले, अब को इसको बुला ले। ये भरतपुर का पतला दुबला बेचारा सबसे पीछे खड़ा कर दिया। इसलिए भाई साहब मैं तो अंतिम कवि हूँ, मेरा तो अंतिम संस्कार होगा। ये मेरे से पहले सब गुजर गए। आप बात और बताऊं साहब, ये भी नहीं देख भरतपुर के मीन मार्केट में झगड़ा हो रहा था। जाट तो कह रहे हम देशभक्त और बनिया कह रहे हम देशभक्त। वो झगड़े में साहब मैं भी पहुंच गया सरपंच साहब, तो मैंने कही भैया तब काई पे लड़ रहे, तो जाट ने कही बोलो हम देशभक्त है, बनियान कही हम देशभक्त है। अरे मैं हमें ऐसा ना मान, 4-5 कोई प्रमाण है? जाट ने कही हमारे पास तो है, बनियान ने कही हमारे पास है। जाट ने सोची यार कहूँ बनियान के ढंगारी प्रमाण, बोल कहाँ है? बोल चलो तो साहब रेलवे स्टेशन पर ले आओ सब ने। बनिया बहुत होशियार हो, और रेलवे स्टेशन पर आप देख लेना जगह जगह यही लिखा मिलेगा कि देशभक्त बनिए। पता कहाँ लिख रहे हो? देशभक्त जाट। इसलिए भैया कोई भरोसा कर लिया। और साहब एक बात था, एक बच्चा था आपके यहाँ का, वो वोट की कविता पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आगे चल कर अच्छा कवि बनेगा। उसके बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी, इनका घर ऐसा था, इनका घर था, इनकी औकात ऐसी थी। इनकी औकात बता दो कैसी है? हम कवियों का साहब आना जाना होता है, हम कवियों का आना जाना होता है साहब। अकस्मात में एक दिन इनके घर जा पहुंचा, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं पहुंचा, इनको अंदाज लगा वो डीजिया जी आए, आज मेरी इज्जत कैसे बचे। लेकिन साहब इन्होंने मेरा सम्मान किया, कुर्सी लगाई, मुझको बैठाया, घरवाली को आवाज दी कि शायद आज डीजिया जी आए, बोली क्या? इन्होंने आवाज दी, अरे जरा डीजिया जी आए, थोड़ा पानी लाना। घरवाली को स्वामी बोली, बोल वो रखा रसोईया में। अरे बोल पानी लाना, बोल वो रखा घड़ा में। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बुद्धि का काम ले रहे हैं। अरे बोल घड़ा कहाँ है? कि घड़ा रसोईया में। वो रसोईया कहाँ है? कि घर में। वो घर कहाँ है? कि गांव में। वो गांव कहाँ है? कि पंचायत में। अरे बोल पंचायत कहाँ है? कि तहसील में। बोल तहसील कहाँ है? कि जिले में। अरे बोल जिलों कहाँ है? कि प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है? कि भारत में। और भारत कहाँ है? कि एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? कि संसार में। वो संसार कहाँ है? कि पानी में। बोले पानी कहाँ है? कि पूरे के घड़ा में ला जाए पिलवा जाए, ये औकात है। और संसार कहाँ है? कि भरतपुर में। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, काम करने के लिए कवि हूँ। मात्र 5वीं पास कवि हूँ। ये सब पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं। पढ़ लिख के कोई तीर तो मारना लियो कर करता रहे, मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और मैं साहब सरपंच साहब आप सबसे ग्रामवासियों से माफी चाहता हूँ, कोई अल्फाज ऐसे निकल जाए, आप मुझे माफ कर देना। माफ के अलावा मेरे करोगे क्या? नहीं माफ के अलावा मेरे करोगे क्या? और एक बहुत सीधी सी बात और बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो कवि है ना साहब, मैं सबको एक सुना था। अभी दीपक जी ने श्रृंगार पढ़ा, भाई साहब मैंने श्रृंगार दिल से लिखा है, गौर से सुनना। भाई साहब रोज के कवि भी कह रहे थे। एक बात बताओ साहब, इनने दिल से लिखा हो, मैंने कहा फेफड़ान से लिखा है? नहीं आप पूछो, उन्हें फेफड़े से लिखा है। मैं वो कवि हूँ साहब जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं क्योंकि मैं दिमाग की लिखी ना, मैंने दिमाग से नहीं लिखी था। और आपको मेरी कविताओं दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे कहा बोल तेरी उम्र 60 साल की है गई, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने क्या लिखूं? बोल वो लिख। मैं वही में बोझ ना तो वो क्या लिखूंगा? हम वही में बोझ ना तो मैं वो क्या लिखूं? अरे वो श्रृंगार लिख, नहीं भगवान ने मल्लू का ना बनाया तो श्रृंगार का लिखूं? अरे तो बोल गीत लिख। मैं गीत वीत नहीं लिखूंगा। मेरे देश में ऐसे गीत चले बंटा डार कर दियो साहब देश का। जब मैं छोटा था
मेरे बाबा मेरे से कहते बेटा गीत गा, तो साहब सरपंच साहब सच बता रहा हूँ, ओक्का दरबार देते और मेरे बाबा कहता बोला गीत गा, तो मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से मैं कहूँ कि बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है, सर काले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। बताओ साहब ऐसे ये गीत तो ऐसा चल। एक माला पैराई जाते तो भोतरूम 60 साल था, आपको बता नहीं जान कितने भोतरूम। ये गीत ऐसा चलो साहब, बोल तू जा कहीं रहेगी नहीं, सुनते सुनते आ जाएगा। मैंने कहीं कुत्ता है का जो सुनते सुनते आ जाएगा। ये गीत ऐसा चलो, मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, मांगने मिलो सतना, यहाँ पचेबर में आ जाती कि देखते हैं यहाँ चले जाती। इसलिए साहब अपन गीत भी नहीं लिखते थे, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं कि सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे पास खड़ी मेरी घरवाली, बोली अजी सुनते हो? अरे मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहता है 10 मिनट में ठंडी है। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहता है 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। साहब इतनी कहने पर गुस्से में थे, कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये करती है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। अच्छा साहब हम विधवा चाह रहे हो, आप ताली बजा रहे हो को, ये भी चाह रहे कि मर जाए काज कर दे। तो साहब फिर अपन भी गुस्से में थे, बैग उठाया कमरे से बाहर, घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी, ईंधन तुझे जलाने को कहाँ। वो मैंने कहा तुम मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान के दर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसका तेरा बाप चुकाएगा, उसका तेरा बाप चुकाएगा। तो साहब आज सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं टोंक जिले में पचौर जा रहा हूँ, कब सम्मेलन में। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने पब्लिक डिनर तो शाम के भोजन को कहीं, घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही। हाँ शाम को दरिया तो है, खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थी हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता, चलिए आप डिनर कर। भाई साहब मैं हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब कमजोर था, गुस्से में कह दिया स्वर्ग डांग में ले चलेगा। ड्राइवर बोले बोलो बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आधे स्वर्ग पहुंचा दो। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आधे स्वर्ग पहुंचा दो। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत में जोड़ दूंगा। ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांत में जोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला वो बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में? बता बीच में तू भी तो बोले हो, तो 32 तेरे और 32 से आके है। भाई साहब मैं उस बस में बैठा और उस बस में दीपक जी बैठे। मैंने कहा दीपक जी पैर से विकलांग यार हमें बैठा है। भाई साहब पीछे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट में किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा, बस चली 4 किलोमीटर पर रुकी। कारो पेंट, कारी बुरसट, कारे चश्मा,
देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, दीपक जी बोले मैडम कब तक खड़ी होगी, लो मैं सरकता हूँ, आओ मेरे पास यहाँ बैठ। लेकिन साफ सच बताता हूँ वो किसी के नहीं पास बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। किस्मत की बात ही सर। 8 किलोमीटर पर बस में से सवारी उतरी, सीट खाली हुई, ये सीट के पास जाकर के मैं बैठा, उस पर एक औरत बैठी थी। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था, और वो मेरे से बोली बाबा आप पढ़े लिखे? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। कितना? 5वीं पास किया है। तो देखो उस खिड़की के बगल में क्या लिखा है, उसमें लिखा था बीड़ी पीना मना है। मैं बेटी इसमें से लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो बोला आप पढ़े लिखे होकर के बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने बीड़ी को तुरंत फेंक दिया। बस चली आगे, उसका बच्चा था वो रोने लगा, अपने बच्चे को आकर खोल के दूध पिलाने लगी। मैं बेटी तू पढ़िएगा? बोल बाबा मैंने तो MA किया है। मैं खिड़की पहली बगल में क्या लिख रहा हूँ, चलती बस में शरीर का कोई दिया को बाहर ना निकाले। भाई साहब बचावर बस अड्डा आया, एक भिखारी आया, और मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। अरे मैं क्या करेगा? मैं चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाके भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी। एक भिखारी आया साहब मुसाफिर, और मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मेरी कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे पैसा। भाई साहब भिखारी का जवाब सुन करके मुझे बड़ा आतरत हुई, बड़ा। मेरे बगल में दीपक जी बैठे, मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले। तो भिखारी ने दीपक जी को ऊपर देखा, नीचे देखा, हाथ जोड़ के फिर मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा भिखारी से लग रहा है हमको खा दे दो। अब भाई साहब जब शुक्रवार को संडे बात एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आज और बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने तो भिखारी होकर के प्रेम का रखता है। बोल भाई के चक्कर में भिखारी बने नहीं, मैं महल में रह रहा हूँ। और भाई साहब जब ठीक आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा बेटा? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही है और आपके पीछे दौड़ी आ रही है। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और मेरे से आकर बोली बाबा। मैंने कहा बेटा? बोल तेरे फोटो दे जा। सरपंच साहब में बड़ा चम्मे पड़ गया है, जामर पर मेरा फोटो। मैंने भाई तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रो में तेरा फोटो तो खाएंगे कि रो मत हुआ। और साहब थोड़ा मार्केट में और घुसा तो मुझे किसी ने नजर उठा कर नहीं देखा। एक डॉक्टर साहब ने देखा, बोले आप कहाँ के हो? मैंने भरतपुर से देखा। कहाँ जा रहे? मैंने कहा यहाँ ग्राम पंचायत में कब सम्मेलन, उसमें कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बोला आप कभी है? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप काहे के कभी? आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप बीमार है, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब का खून ही ना है तो चेक क्या करा? अरे आपने ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब का ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब दादनाते घरवाली आई है, दादनाते लो चलता हो। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सडन उठाई और मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैंने डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोल खून नहीं मिला है। मैंने उस सडन को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ करना, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं आपकी रत्न नहीं पढ़ाऊंगा, तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की पढ़ रहा हूँ। अब ये तुम खुद समझाया हो कि हमारे राजस्थान के जयपुर के हॉस्पिटल में क्या हुआ, नाम नहीं बताऊंगा। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की
अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि मरीज का दाहिना पैर कटना था और बायां पैर काट दिया, तब ये 4-5 मिनट उठाई। मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया, तब ये 4 पंक्ति उठाई कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। क्या बात है, क्या बात। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी बेनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला, कैसे? मरीज बोला, ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? क्या बात। देखो साहब, ये हमारा और महबूब जी का सौभाग्य था। हम दोनों इंटरव्यू देने गए दिल्ली, मैं और महबूब जी। तो मैं पहले मेरी आवाज लगी, बोल कोई बाबूलाल डीगिया है? मैंने कहा भाई मैं हूँ। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दिया। भाई साहब मैं अंदर इंटरव्यू दे गया। अधिकारी जी ने एक प्रश्न पूछा, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। ये भारत आजाद कब हुआ? बोला 1857 से प्रयास किए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा, जब तू नौकरी लायक है। इतने में आपके महबूब जी को आवाज लग गई। बोल महबूब जी, बोल जी हाँ। बोल इंटरव्यू के अंदर जा। तो इन्होंने मेरे से जल्दी से पूछा, बोल डीगिया जी क्या पूछा था? मैं साहब जल्दी बताएगा। पहले का प्रधानमंत्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का गोल है चपटी है खोज जारी है, तीसरे का बता दिया कि 1857 के प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। महबूब जी कोई ज्ञान नहीं, इंटरव्यू देवेगे मैं अधिकारी को मुंह बदलो। अधिकारी जी ने जब प्रश्न किया, बोला आपका क्या नाम है? महबूब जी बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है चपटी है खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोला 1857 के प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। क्या बात है, क्या बात। तो साहब मेरा भी सौभाग्य, नौकरी हेतु कॉल लेटर आया, मैं खुला नहीं समाया, बहुत बड़ा मित्रों को बढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई उस दिन साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए। वहां के चपरासी ने आवाज लगाई कि डीगिया है भाई? मैंने कहा मैं डीगिया हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दिया। अधिकारी जी को शीश नवाया। अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8वीं में 4 साल पढ़ी है। भूगोल पढ़ी है, 8वीं में लगातार 4 साल पढ़ी है, तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा कि वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं। वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं। वीरप्पन का तलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं। ये नया ही प्रयोग है। तो अगर पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन के बाप बन जाते हैं और पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं, तब मैंने कहा हजूर पिटते हैं जब, और 3 साल की इतिहास में समर्पण करते हैं और 4थे साल पर सीधे दिल्ली की सीट पे बैठ जाते हैं। हजूर बना हमारे बहुत काम आते हैं बना। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न तर्काया, बोले बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा साहब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। शाम को मैला बदन गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। अरे बोल तू कुछ गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर यह गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक जाती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो पापियों का पाप धोती है झूठे बर्तन। बहुत अच्छा। और समय बहुत हो गया, एक छोटा सा गंगा और है, हिल जाए तो पढ़ दूं? पढ़ लूं? मेरा 6 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरा 6 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा।
अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जलना है। अरे मेरे बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सतमान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोला, रावण तू नहीं जलेगा तो तेरा बाप जलेगा, रावण तू नहीं जलेगा तो तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हमको मजा आएगा। तब रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा पूरा हिंदुस्तान देख ले, आजकल संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब चड्डियों का लेकर सारा मैं ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला, क्यों? रावण बोला, यूं का अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के दिनों में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में और बिजली वाले गर्मियों में, ये बरसाने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम 1 साल करते हैं। मैंने कहा, भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र से मेरा समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे रामचंद्र नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वाले को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे। एक औरत के, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, एक औरत के सासू एक ही होती है, लेकिन वो बार बार एक ही चर्चा चलती है, मेरी सासू ने ऐसा कर दिया, मेरी सासू ने ऐसा कर दिया, सासू कहती है मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने ऐसा, पेटा में धंधो करो, मोटो करियो, कहीं काम खोटो करियो, आज सुनो खरी खरी स्कूल हम तारी फीसा भरी, 9 महीना तक बेटा पेट में राख तन में बोझिया मरी, तू पैदा भी हो थारा बाप पूरो गाँव में गुड़ बेचो, अमल गालियो, कहीं निवास तो तुम्हारा काल दो पालियो। खैर भगवान तारी हजारी उम्र करेला, लेकिन बेटा आखिर बींदड़ियों की ताक दिन डरेला, आखिर बींदड़ियों की ताक दिन डरेला, आखिर बींदड़ियों की ताक दिन डरेला। भगवान की ने साथे खोटी करे, आदमी हाथे करना अपनी उम्र छोटी करे, माँ बाप औलाद ने दोरी घनी मोटी करे, पर बींदड़िया ने कहा रोटी करो तो क्या हाल तक चोटी करे, हाल तक चोटी करे, चोटी करे, चोटी करनी जरूरी है, रोटी करनी जरूरी है। तो अपन लोग जब ऑफिस जाते हैं, एक औरत को एक सासू होती है, वो भी सहन नहीं होती है, लेकिन अपन ऑफिस में जाते हैं, मैं बैंक में जाता, मेरी पता नहीं कितनी सासुएं हैं वहां पे, कोई दादी सासू है, कोई काकी सासू है, कोई कहीं है, वो अफसर कितना फटकारते हैं, थोड़े से 5 मिनट लेट जाते हैं तो कहते हैं कि आप लेट कैसे आए। तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि देखो हम भी परेशान हैं, इसलिए घर आते ही हमको कुछ भी मत बताओ, अनसंट बातें दिमाग में मत डालो, हम तो वैसे ही परेशान हैं। ये चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ पेरोडी में। सुनिए, मैं बैंक से निकल रहा हूँ, कुछ बैंक के ऊपर लिखा था वही चीज सुना रहा हूँ। मैं बैंक से निकल रहा हूँ, अफसर कहता है पेंडिंग काम पड़ा है, लालजान जी करके जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को अब घर जाना दो। और वो क्या जवाब देता है सुनो, कि पीछे से सांप पुकारो नहीं, पीछे से सांप पुकारो नहीं, आऊंगा सांप में दोबारा नहीं, पीछे से सांप पुकारो नहीं, आऊंगा सांप में दोबारा नहीं, घर पे भी जाना है, खाना भी खाना है, सांप में तो कुंवारा नहीं, पीछे से सांप पुकारो नहीं। पैसे तो देते हो तुम कम, काम लेते हो सांप ज्यादा, पैसे तो देते हो तुम कम, काम लेते हो सांप ज्यादा,
मेरे काम में आई कोई साहब कभी कोई बाधा। मेरा क्या कसूर है, मैं तो बेकसूर हूँ। मेरा क्या कसूर है, मैं तो बेकसूर हूँ। आपने कभी पुचकारा नहीं हो, पीछे से सांप पुकारो नहीं। आऊंगा सांप में दोबारा नहीं। घर पे भी जाना है, खाना भी खाना है, साहब मैं तो तुम्हारा नहीं। अब मैंने साहब को कहा, साहब ने क्या जवाब दिया? नौकरी करने आए तो झुकना ही पड़ेगा। नौकरी करने आए तो झुकना ही पड़ेगा। और अफसर अगर रोके तो रुकना ही पड़ेगा। नौकरी करने आए तो झुकना ही पड़ेगा। और अफसर अगर रोके तो रुकना ही पड़ेगा। हर बात पर हम आपको कहते ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मीमो देते रहेंगे। झगड़ा न करे, झगड़ा न करेगा तू बेटा काम करेगा। और काम करेगा तो बेटा नाम करेगा। नौकरी करने आए तो झुकना ही पड़ेगा। और अफसर अगर रोके तो रुकना ही पड़ेगा। तो लीडर जो होते हैं अपने लीडर, वो लीडर आया क्या, इसको जाने दो, इनके घर पे काम है, आपका कोई काम पेंडिंग हो तो मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा। अब वो लीडर उसको मैनेजर को कह रहा है, मैनेजर की एक केबिन होती है बैंक में, आप जानती। अब वो लीडर उस मैनेजर को कह रहा है, अरे पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, वो तेरा दर्द न जाने कोई। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी मैंने अजर क्या जिंदगानी रे। और मैं आया हूँ तेरी मदद करने, तू चल दरवाजा खोल, वो तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे। और अब आदमी घर जवाना होता है, घर जाता है, घर में जाके सासू बुआ का झगड़ा चालू। अब सासू तैयार खड़ी है, माँ उसकी, कि वो आते ही बेटे को ओढ़ दूँ, तेरी बहू मेरा कहना नहीं मान रही। जाते ही वो माँ कह रही है अपने बेटे को, क्योंकि बैंक पे जाते हैं तो टाइम भी तो लगा, अप टू डेट जाते हैं हम, तनख्वाह चाहे कितनी मिलो, तनख्वाह तो माँ साहब की जाता है, लेकिन हम लोग टनाटन जाते थे, टनाटन आते थे, ठीक है नहीं। बाकी साल ये तो मास्टर है, कलेक्टर बनना हो रहा है, लेकिन मास्टर बनना हो रहा है, हकीकत ये। अब वो क्या कह रहा है, घर गया मैं, उसकी माँ बेटे को कह रही है, टाई लगा के बेटा बन गयो तू लाख हीरो। टाई लगा के बेटा बन गयो तू लाख हीरो। पर बिंदनी मनमानी करे, नंबर दे माथने जीरो। टाई लगा के, ताले तो कोई बजावे को नहीं चाहिए। देखे वो बजावे तो मैं बजाऊ, पड़ोसी बजावे तो मैं बजाऊ। कहीं अरे तालियों से हमको ये मालूम पड़ता है कि मेरी कविता आपके समझ में आ रही है। कहीं टाई लगा के बेटा बन गयो तू लाख हीरो। पर बिंदनी मनमानी करे, नंबर दे माथने जीरो। टाई लगा के मारो तो मातो दुके, घर में देख पाम कोनी। बिंदनी बार बाता करे, घर में कई काम कोनी। रास्ता में घी ढोलियो देख कहीं भाव गिरो। रास्ता में घी ढोलियो देख कहीं भाव गिरो। टाई लगा के बेटा बन गयो तू लाख हीरो। जैसे माँ ने बोला वो बिंदनी तो हुंती जी कहीं आपने कमरा में रिया बोल के हमारे हाथों जी मैंने ओढ़ दिरा है। अबे वो आदमी जब रिया बोल अतनो तो कायो लेड़ो आयो ऑफिस सुतंग लेड़ो और अतने ने गुस्सा मान दियो माँ। अबे वो जावे ने कमरा रे माने आपकी बिंदनी मिले ने वो कहीं के आदमी देखो सुना